जिस देश में गरीब को 27 रुपए और 32 रुपए में उसका क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, आप मुझे बताइए क्या उस देश में गरीबी कम होगी? आप मुझे बताइए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जिस देश में यह कह दिया जाएगा कि साहब अगर आप 2100 कैलोरी और 2300 कैलोरी रूरल और अर्बन एरियाज में लेंगे, आप गरीब नहीं है, क्या वहां गरीबी खत्म होगी? नहीं होगी। लेकिन सरकारों ने क्या किया? इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। मनमोहन सिंह आए, उन्होंने कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का नारा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने कहा मेरी तो सरकार गरीबों को ही समर्पित है साहब। अब किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, जब इतने सारे लोग गरीब के साथ काम कर रहे थे तो फिर गरीबी क्यों बढ़ती गई? वो इसलिए बढ़ती गई क्योंकि आपके क्राइटेरिया में ही गलतियां थी। आप सोच सकते हैं मित्रों, ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया है। डीमोनेटाइजेशन के लिए कहा गया कि साहब करप्शन खत्म हो जाएगा इस देश से, और पता लगा आज तो लोग मजाक कर रहे हैं कि स्विस बैंक हमारा एक्सिस बैंक ही बन गया। बिकॉज आप अगर इकोनॉमी को इस तरह से ट्रीट करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आप कैश क्रंच कर देंगे, कैश आप वापस ले लेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, आपका ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, आपका करप्शन खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। देखिए ना, बैंक के लोगों ने नए नए तरीके निकाल लिए करप्शन करने के। अब आप बताइए, आपको मैं बड़ी मजेदार एक दो बातें बताऊं, आपको मालूम होनी चाहिए स्कूल के बच्चों को भी, इस देश में कैसा खेल चलता है गरीबी के नाम पर। तो सरकारों ने कहा चलिए आंकड़ा निकालते हैं कि देश में कितने गरीब हैं। तो एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कहता है साहब 27.5 करोड़। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई, उन्होंने कहा 38 करोड़ को मान लीजिए। सक्सेना साहब ने कहा 50 करोड़ को मान लीजिए। अर्जुन सेन गुप्ता साहब ने कहा 77% को मान लीजिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा 42% को मान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 41.5% को मान लीजिए। तो ये आंकड़ों में ही सब खेलते रह गए, पता लगा गरीबी कम नहीं हुए। तो किसी ने कहा आप गरीब कम कर रहे हो या गरीब को मिटाने के चक्कर में हो? तो यशवंत सिन्हा ने पार्लियामेंट में एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इस देश के सारे अमीरों को गिन लो, 1% लोगों के पास देश की 60% वेल्थ है। इस देश के सारे अमीरों को गिन लो, बाकी बच्चे गरीब हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला है इस देश में, लेकिन हम लोग घूमते रह गए। दूसरा, करप्शन। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और वो हर सेक्टर में फैला हुआ है। उसे कम करने के लिए हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो वो सोसाइटी में जब तक हम वो सोच नहीं लेकर आएंगे, अगर आप जापान चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, यूएस चले जाइए, इजराइल चले जाइए, वो सब लोग अपनी कंट्री को बेतहाशा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां करप्शन नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो हमारे यहाँ, देखिए ना बैंकिंग सेक्टर में कैसा रोज कोई ना कोई पकड़े जा रहा है। एक आम आदमी के पास 2000 रुपए नहीं है मित्रों, लेकिन बैंकों ने कन्वर्जन के तौर पे हजारों करोड़ रुपए कन्वर्ट करके लोगों को दे दिए। अब लोग पूछ रहे साहब ब्लैक मनी कहाँ है? जो स्टूडेंट्स यहाँ स्कूल पे पढ़ते हैं, मैं उनसे एक दो बातें कहना चाहूंगा। एक, हमें हर समय अपनी प्रकृति के नजदीक होना सीखना पड़ेगा। बिकॉज जो आने वाला चैलेंज है, जब बराक ओबामा 26 जनवरी को दिल्ली आए थे, आपको पता है हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइंस क्या थी? कि बराक ओबामा ने अपनी जिंदगी के 12 घंटे कम कर दिए 3 दिन भारत में रह के। लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो आप सोचिए कि एक सोसाइटी में हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है। दूसरी बात, आज प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया। हम हर दिन कहते हैं साहब वो म्युनिसिपैलिटी वाला आएगा, वो फला सरकार काम नहीं कर रही है। मैं ये कहता हूं कि हम कब काम करना सीखेंगे, हम कब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप मुझे बताइए हम में से कितने लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं? कितने लोग करते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को प्रकृति के नजदीक रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है साहब। जब तक आप सूर्य के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचिए इस एरिया को
इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हमें कितने वॉट बिजली की जरूरत होगी? हमने कोल के थ्रू पैदा की है, या हमने विंड के थ्रू पैदा की है, या बायोमास के थ्रू पैदा की है, जो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक सूर्य जो है वो अखिल ब्रह्मांड को उजाला दे देता है, वो भी बिना टैक्स के। तो हमें प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, बच्चों को प्रकृति के बारे में समझाएं, वरना क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप मुझे बताइए, आप कैसा भारत देना चाहते हैं अपने बच्चों को? ऐसा भारत जहां जो कम्युनिकेबल डिजीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, वो हमारे बच्चों को खत्म कर दे? ऐसा भारत जहां बच्चा पैदा होता है उसकी आंखों में चश्मा चढ़ जाता है? ऐसा भारत जहां बच्चों को 10 तरह की बीमारियां हो जाती हैं? या ऐसा भारत जहां आपका बच्चा एक मजबूत बच्चा हो, जो न सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो इस भारत के बारे में सोचे, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, और सबसे ऊपर इस देश के बारे में सोचे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनको कौन भूल सकता है, जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे, जो जहां उनको सुनता था उसके पांव खिटक जाते थे। उन्होंने कहा, कौन कौरव पांडव कौन? टूटा सवाल है मित्रों, क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है। कोई राजा बने, रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है। ये जो डीमोनेटाइजेशन की स्कीम है ना, इसका भावार्थ भी यही है। हम जब पढ़ते थे, मेरी दादी मुझे कहती थी, वो मुझे सिखाया करती थी, मुझे याद हो जाए, और सच में मुझे याद हो गया। देखिए, मैंने कभी पढ़ा नहीं। वो कहती थी, बेटा तापचेष्टा भकोध्यानम स्वान्नितदा तथैव च अल्पहारी व्यहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो मैडम, ये बच्चों को आना चाहिए साहब, ये हमारे संस्कार है। भारतवर्ष अगर किसी बुनियाद पे टिका है, वो अपने संस्कारों पे टिका है। हमें इन्वेट करने के लिए किसने कोशिश नहीं की? अलेक्जेंडर आया, ग्रीक्स आए, मुगल्स आए, पुर्तगीज आए, लेकिन क्या हुआ? कुछ बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे कल्चर ने हमें बचा के रखा, हमारी डाइवर्सिटी ने हमें बचा के रखा। जिस देश में 122 लैंग्वेज बोली जाती है, 1650 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है, 7 रिलीजन यहाँ पर मौजूद हैं, 3 एथनिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी देखिए लोग कहते हैं, ये भारत खड़ा कैसे है साहब? इस देश को चला कैसे जा रहा है? वो इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि हमारे देश ने कभी किसी को इन्वेट करने की कोशिश नहीं की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ऐसा है हमारा भारत। और ऐसे भारत में जब हम कहते हैं 65% आबादी हमारी 35 वर्ष से कम की है, 25% आबादी हमारी 14 वर्ष से कम की है, तो आप अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये आज आपको तय करना होगा। और सोचिए, यहाँ से जाने के बाद मनन करिएगा। आप मत सोचिएगा एक नौजवान ने यहाँ पर आके भाषण दिया। मैं तो रोज ही बोलता रहता हूँ टीवी पे। मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया, मेरे पिता ने मेरे अंदर ये संस्कार डाले। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को सिखाइएगा। एक दिन किसी मंच पे आकर वो भी खड़ा होकर अगली पीढ़ी को सिखा रहा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे न मंजिल। मित्रों, ये हमारा पड़ाव है, अभी तो बहुत आगे की यात्रा तय करनी है। हम पड़ाव को समझे न मंजिल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आने वाला कल न भुलाएं। मैं मीना सिंह जी को, विशाल सिंह जी को, मैडम रेणु शर्मा को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे से एक साधारण इंसान को आपने एक मौका दिया, यहाँ पर आके मैं आप लोगों के बीच में 2 बातें कह सकूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एक वादे के साथ, और ये पेरेंट्स को आज वादा करना होगा। आप अपने बच्चों को बताएंगे कि अपने लिए नहीं जीना है, हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो आप बस 4 लाइनें मेरे साथ बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, इतनी दबी हुई आवाज। ये भारत के लोग हैं भैया, इनकी आवाज जो है वो गरजनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना।
सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी जब आप कल्पना करेंगे, स्वप्न में सोचेंगे, रियल में काम करेंगे, तब जाके हम सब अच्छे बन सकते हैं, सब समाज में एक अच्छी तरह जीने का मौका पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।